नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 18 और 19 मार्च का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो मेनली हम पढ़ते हैं, ये इस वाली वीडियो में ये पीसीएस और आरओ के लिए रहता है। अब आरओ की जो डेट भी आ गई है 27 जो जुलाई है, उस जुलाई को अब निश्चित है कि आरओ का एग्ज़ाम होगा, तो और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप ये डेली फॉलो करते रहेंगे तो आरओ के पेपर में सारी करंट अफेयर्स लगभग इस वाली वीडियो से कवर होता रहेगा। तो हम पहला जो न्यूज़ देखें कि दिल्ली में वैश्विक जासूसों के प्रमुख सम्मेलन हुआ है। तो कहाँ हुआ है? दिल्ली में। पेपर में कैसे पूछा जा सकता है नॉर्मली कि कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। मेज़बानी किसने की है? तो अजीत डोभाल जो अपने सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने की है। ये कब हुआ है? तो 16 मार्च को हुआ है। तो ये 3-4 प्रश्न रहेंगे इसमें। अब जासूसों की है बैठक, तो कैसे होगी? जो खुफिया वगैरह आगे हैं, तो आतंकवाद, खुफिया, प्रत्यार्पण, आप्रवास, ऐसे मतलब जो सुरक्षा के जुड़े मुद्दे होंगे उन पर ही होगी। तो ये हमने देखा। अगला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है। अब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत आए हैं, तो भारत क्रिस्टोफर लक्सन तो भारत आए हैं, इस वजह से भी दोनों देशों के बीच है क्या चल रहा है? अभी मुद्दा चल रहा है। तो इसमें जैसे खालिस्तान समर्थक संगठनों पर चिंता व्यक्त की है उन्होंने। खालिस्तानी जो हैं उनके विरोध में थोड़ा उन्होंने बोला है कि वो आतंकवादी गतिविधियाँ और उनके प्रति सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ है। और इसके बाद ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता शुरू हो गई है। तो ये वाली चीज़ याद रखना है। तो किसके साथ हमने बैठक की है? 18 मार्च को मोदी जी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन के साथ। तो ये नाम याद रखना है। इसके बाद है अमेरिका खुफिया जो एजेंसी की प्रमुख है, उनका नाम है तुलसी गैबार्ड, भारतीय ही मूल की हैं। तो तुलसी गैबार्ड इन्होंने रक्षा मंत्री जो अपने हैं उनसे वार्तालाप की है। तो राजनाथ सिंह अपने रक्षा मंत्री हैं, तो नाम क्या याद रखना? तुलसी गैबार्ड करके। इन्हें तुलसी की माला भी दी है अभी भारत मतलब राजनाथ सिंह ने। तो तुलसी गैबार्ड ऐसे याद रख लेना इन्हें। तो 17 मार्च को इनकी बैठक हुई है इन लोगों की दिल्ली में। तो याद रखना इन्होंने भी खालिस्तानी संगठनों पर चर्चा की है। बाकी ये चीज़ें हैं। तो नाम पूछा जाता है इनमें डायरेक्टली, आरओ हुआ, पीसीएस उसमें सीधे पूछ लेगा कौन आया था ये, या तुलसी गबार्ड कौन है। तो तुलसी गबार्ड कौन है कि जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उनकी प्रमुख है। तो गंगाजल भेंट किया इन्हें मोदी जी के द्वारा, और मतलब लोगों के द्वारा क्या दिया गया? तुलसी की माला भी भेंट करी गई है। इसके बाद है जस्टिस जय माल्या बागची। जस्टिस जय माल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ ली है। अब ये हैं कौन जस्टिस जय माल्या बागची? तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रमुख न्यायाधीश होंगे। तो ये कौन है? बागची की कलकत्ता के जो मुख्य न्यायाधीश जो बागची थे, अब वो कहाँ पहुँच गए हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो यही याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या कितनी है? 34 है। वर्तमान में कितने काम करते हैं? 33 कर रहे हैं। तो ये नाम याद रखना है, जय माल्या बागची कौन है। उसके बाद है भारत अब स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक वाले 6 देशों में शामिल हो जाएगा, 6ठा देश बन जाएगा जिनके पास क्रायोजेनिक है। अब क्रायोजेनिक तकनीक का मतलब क्या होता है? जब हम ईंधन को संरक्षित रखते हैं, जो स्पेस में जब हम सैटेलाइट भेजते हैं, तो जो पीएसएलवी जीएसएलवी का हम यूज़ करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि हमें जो ईंधन लगाना होता है वो ईंधन कैसे होता है? ठंडे में रखना होता है। तो क्रायोजेनिक तकनीक यूज़ करी जाती है जिसमें माइनस पे रखा जाता है। तो उसमें 6ठा देश भारत ऐसा करने वाला वो है जिसके पास ये तकनीक है। तो ये समझना है इसे। तो 6ठा देश है अमेरिका, फ्रांस, जापान, चाइना, रसिया, इनके पास पहले से था। तो ये है। अगला है आयुष्मान खुराना बने फिट इंडिया के आइकन। तो फिट इंडिया जो कैंपेन चलता है उसमें आयुष्मान खुराना बने हैं। तो वही फिटनेस के लिए दैनिक जीवन को अपनाना है, थोड़ा प्रचार होगा। तो ये वाली चीज़ रहेगी इसमें। इसके बाद है रामलला के अंतिम मुख्य अर्चक सत्येंद्र दास हुआ करते थे, उनका निधन हो गया है। तो अंतिम मुख्य अर्चक हुआ करते थे, मतलब पहले से ही जो सत्येंद्र दास जो मंदिर बना नहीं थे उससे पहले, तो उनका अभी क्या हुआ है? उनका निधन हो गया है। तो बस ये नाम याद रखना किसका निधन हुआ है, अर्चक है। तो अर्चक है सत्येंद्र दास का हुआ था ये। तो ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि इसके बाद अब इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो क्योंकि अब मंदिर बन चुका है तो अब ट्रस्ट की मतलब वो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वाली चीज़ है। अगला है उत्तराखंड में अधिसूचनाओं में विक्रम संवत का उल्लेख अनिवार्य कर दिया है। तो उत्तराखंड थोड़ा वैसे भी कल्चरल चीज़ें ज़्यादा करता रहता है, तो उत्तराखंड संस्कृत को बढ़ावा दे रहे। अब इन्होंने क्या कर दिया? जो विक्रम संवत हम यूज़ करते हैं उसका, तो बस इतना क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? विक्रम संवत को हाल ही में अनिवार्य किया है सरकार में। तो किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है। तो अब जब जैसे डेट लिखी आती है अभी, तो
डेट में विक्रम संवत भी लिखा आया करेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? धामी है, पुष्कर सिंह धामी। अगला है गृह मंत्री ने जारी किया 67 प्रतिबंधित संगठनों की सूची, मतलब जो सरकार ने जिन्हें आतंकवादी या यूएपीए के अंतर्गत रोकथाम लगाई जाती है ये घोषित किया है। तो ऐसे गैर कानूनी संगठन सरकार घोषित कर देती है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा को भी तो बढ़ावा देना है। किस अधिनियम के अंतर्गत? तो यूएपीए क्या होता है? अनलॉफुल प्रिवेंशन जो एक्ट होता है, मतलब कोई भी गैर कानूनी काम किया जाता है तो सुरक्षा के लिए खतरा होता है। तो इसके तहत कितने संगठन, एक तो संख्या पूछी जा सकती है 67, याद रखना है 67 संगठन किस अधिनियम के अंतर्गत? यूएपीए अधिनियम के अंतर्गत है। इसके बाद है भारतीय मूल की 4 महिलाओं को न्यूयॉर्क में सम्मान मिला है। तो न्यूयॉर्क में सम्मान अनु अयंगर हैं, जेपी मॉर्गन में सलाहकार के रूप से काम करती हैं। उसके बाद है अंजुला आचार्य है और बेंडी डायमंड है। तो ये नाम है अनु अयंगर, अंजुला और बेंडी डायमंड है। तो इनके बाद ये वाला नाम इनके नाम याद रखने हैं। तो ये हो गए। तो ये सारी चीज़ें। एक और हैं पत्रकार जो है सीएनबीसी की पत्रकार सीमा मोदी। तो सीएनबीसी की पत्रकार सीमा मोदी भी इसमें शामिल है, जिन्हें ये पुरस्कार मतलब थोड़ा सम्मान दिया गया है। भारत में धार्मिक पर्यटन का उभार हुआ ऐसा आया है। जैसे 2022 में 16.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर बाजार हुआ करता था पर्यटन का। अब 28 में हमारा लक्ष्य जो है वो 59 का अनुमान है हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे प्रयाग में ही देखा, कुंभ में, और उसके बाद अयोध्या, इनमें बढ़ रहा है ना, तो ज़्यादा इससे 10 करोड़ से ज़्यादा रोजगार मिलेंगे। तो ये वाली चीज़ बताई गई है। महाकुंभ में 5 धार्मिक कॉरिडोर विकसित हुए। जैसे एक हुआ है कॉरिडोर, मतलब जो एरिया होते हैं डेवलप, तो प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या, चित्रकूट, विंध्याचल और वृंदावन मार्ग शामिल हैं, जहाँ पे लोग इस जगहों से मतलब दूसरी जगह जाते हैं, तो इन जगहों पे खास तौर पे जाते हैं। तो हमारा क्या है लक्ष्य? 28 तक 59 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पर्यटन बनाना है। उसके बाद कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहाँ शुरुआत होगी? इंग्लैंड में होगी। तो हमें बस इतना याद रखना, कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ होगा? इंग्लैंड में होगा अभी के लिए। फिर जब कुछ होता है तो चीज़ें आती हैं आगे। 10 पुरुष वर्ग में 10 टीमें होंगी, महिला में 6 टीमें होंगी। इसके बाद भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन। अब शिवाजी महाराज का मंदिर बनना है अभी। तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी में छत्रपति महाराज का पहला मंदिर बना है, और देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका आयोजन किया है। तो ये वाली चीज़ याद रखनी है। कहाँ पे? तो भिवंडी में क्या बना है? मंदिर किसका? शिवाजी का बना है। तो ये वाली याद रखना है। इसमें इनमें 6.5 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। तो ये इस मूर्तिकार इसके भी वही हैं जो राम मंदिर वाले थे, जो अरुण योगीराज हैं। तो ये याद रखना। अगला है आयुध कारखाना दिवस 2025। तो 1775 में सबसे पहले आयुध मतलब हथियारों का जो कारखाना होता है, तो आयुध कारखाना जो भारत में सबसे पहले लगा था, तो फोर्ट विलियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, उसने अपना कारखाना लगाया था फोर्ट विलियम में 1775 में। वही वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, तो 1773 के एक्ट के बाद थोड़े सख्ती मिल गई थी कंपनी को, तो उसके बाद लगाया गया था। फिर अपना जो लगा था, और दूसरा पहला कारखाना मतलब इनकी स्थापना हुई थी पहले यहाँ पे, तो आयुध कारखाने की स्थापना, पहला कारखाना जो और एक लगा था उसकी इकाई स्थापित हुई थी 87 में लगा था। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद सरकार इस पर नियंत्रण ले लिया कि हथियार कौन बनाएगा? सरकारी। वर्तमान में गन एंड सेल फैक्ट्री है काशीपुर में। तो काशीपुर जो ये वाला है, जो जहाँ पे अभी चर्चा में चल रही है, तो गन एंड सेल फैक्ट्री काशीपुर में, जहाँ कारखाना का नाम क्या है? गन एंड सेल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस मनाया जाता है, तो वही है दिवस हथियारों का, इस वजह से ये चर्चा में आया था। अगला है तेलंगाना में राजीव युवा विकासम योजना लॉन्च हुई है। कहाँ पे? तेलंगाना में। तो इंपॉर्टेंट क्या है? तेलंगाना। राजीव युवा विकासम योजना, मेन बात सोचोगे राजीव और साउथ की तरफ, तो राजीव गांधी और उनसे संबंधित है, क्योंकि वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है तो नाम वैसे ही बदल जाते हैं। तो इसमें क्या होगा? प्रति लाभार्थी 3 लाख रुपए तक सहायता दी जाएगी, और कुल 6000 करोड़ का आवंटित किया गया प्रति लाभार्थी को। अब लाभार्थी मतलब क्या हुआ? कौन से लाभार्थी? तो SC ST OBC वगैरह जो जितने भी लोग होंगे उन्हें
हमें युवाओं को अधिक मिले, क्यों, आत्मनिर्भर बनाना है। तो युवाओं को इंडस्ट्री लगा सकें, वो रोजगार अपना क्रिएट कर सकें, स्वरोजगार के लिए वित्त पोषित किया जाएगा। यहाँ भी मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी हैं। तो ये इसके बाद है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वेड जो है, क्वेड 4 देशों का समूह है। तो इसमें तो महामारी तैयारी कार्यशाला इन्होंने स्टार्ट की है, तो क्वेड ने, तो क्वेड देशों, सदस्य देशों सहित 15 और अन्य देशों ने मिलकर इन्होंने क्या किया है, 36 प्रतिभागी मिल गए हैं। इन्होंने मिलकर एक महामारी तैयारी कार्यशाला बनाई है, ताकि कोई एक महामारी आती है फिर से, तो क्या हुआ, हमारे पास पहले से पूरा एक डाटा, सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। तो ये याद रखना है। तो 17 से 19 मार्च तक चलेगा ये प्रोग्राम, पूरा होगा। तो क्वेड देश तो है ही है, भारत है, अमेरिका, मतलब भारत है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनमें आते हैं क्वेड वाले में। तो ये देश हैं, साथ ही और कुछ देशों ने मिलकर ये किया है, तो ये याद रखना है इसमें। उसके बाद है डॉक्टर शिव कुमार कल्याणा रामन बने ANRF के CEO। ANRF क्या है, अनुसंधान राष्ट्रीय, जो है अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन है, जो ये फाउंडेशन है एक, तो अनुसंधान के लिए फाउंडेशन है, उसके ये CEO बने हैं। मेन इंपॉर्टेंट नहीं, CEO वैसे कभी आता नहीं है कि CEO कौन बना है, पर नाम तब भी एक बार देख सकते हैं, शिव कुमारम करके। ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम, भारतीय कला और संस्कृति का वैश्विक प्रचार है। तो ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम है, क्या है इसे, तो विदेशी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने के लिए है। तो पहले पूछा जाए किस लिए है ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम, तो सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने हैं विदेशों के साथ, द्विपक्षीय सांस्कृतिक, दो देशों के बीच। साथ ही इसमें क्या होगा, इस स्कीम में कला संस्कृति के प्रचार को बढ़ावा देकर भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया जाएगा। तो ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम पूछ ले क्या है, तो भारत का ही है। इसमें भारतीय कला को हम दूसरे मंचों तक ले जाएंगे, भारतीय कला को, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद टीबी उन्मूलन में इंडिया इनोवेशन समिट हुआ है। तो 2015 से अगर हम टीबी के मामले देखें तो घटे ही हैं। तो इंडिया इनोवेशन, तो भारत मंडपम में दिल्ली में इनोवेशन समिट हुआ है। तो इतना क्वेश्चन आएगा, कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है, टीबी के लिए है। तो इसमें जो है मेनली कि 2024 में टीबी के मामले 26 लाख दर्ज रही है, जो आंकड़ों अब तक मतलब क्या है, टीबी के आंकड़ों में ज़्यादा दर देखी गई है। तो पर 15 से अगर अभी देखें तो गिरावट भी देखी गई थी, मतलब 15 से 23 में 17.7 गिरावट भी रही थी। तो ये बात है। तो मृत्यु दर में हालांकि कमी आई है, काफ़ी 21% मृत्यु दर में कमी आई है। तो मेनली इसका ये आ जाएगा कहाँ पे हुआ है। विश्व गौरैया दिवस से जी ये मनाया जाता है 2010 से। तो इसमें क्या है, राज्य पक्षी है, 2012 में दिल्ली का राज्य पक्षी से घोषित किया गया था। तो ये उद्देश्य क्या है, गौरैया के संरक्षण और जागरूकता के लिए कब, आज के दिन ही मनाया जाता है, ये 20 मार्च को ये मनाया जाता है। तो ये वाला हमने देखा। इसके बाद मतदान पहचान पत्र आधार से लिंक हो जाएगा। जैसे अभी आधार कार्ड से वोटर कार्ड लिंक नहीं होता है ना हमारा, तो अभी आधार और वोटर जो है वो अलग अलग चलते हैं। अब क्या हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे एक में। तो ये डुप्लीकेट वोटर कार्ड आईडी जो अभी बन जाती हैं वो नहीं बन पाएंगी। मतदान भी आसान हो जाएगा, पारदर्शिता वगैरह सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये है। उसके बाद तो चुनाव आयोग ने ऐसा कहा है कि अब फर्जी जो मतदान बन जाते हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो वर्तमान में 99 करोड़ मतदाताओं में से 66 करोड़ का आधार विवरण चुनाव आयोग के पास है, और ये 15 में ट्रायल के रूप में शुरू करी गई थी योजना, प्लस सबका नहीं है, तो और लोगों का जोड़ा जाएगा। और इस लिंकिंग का कानूनी आधार अगर पूछा जाए तो 326 आर्टिकल है, जो भारत में मतदान का अधिकार की बात कहता है। इसके बाद है बेगूसराय से बेगूसराय से कर्नाटक स्थानांतरित होगा मक्का के लिए, जो हमारा मक्का फसल होती है उसका अनुसंधान केंद्र है। तो ये याद रखना है इसमें। तो बेगूसराय कहाँ है, बिहार में, बिहार में नहीं रहेगा मक्का का केंद्र, अब कहाँ हो जाएगा, बेगूसराय से कर्नाटक में हो जाएगा। तो ये याद रखना है इसके लिए। तो कर्नाटक में स्थानांतरित हो रहा है ये बेगूसराय से मक्का के लिए, और यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा डेवलपमेंट वगैरह किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है अगला, सुनीता विलियम 8 दिन का मिशन हुआ करता था, 9 महीने बाद लौटी है। तो इसके संबंध में हम दूसरे वीडियो में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, तो उसमें से देख लेना है, जो एक वीडियो आती है सुबह वाले में। इसके बाद है तकनीकी समस्या और फंसे, जो मतलब क्यों फंसे थे
थे लोग, तकनीकी समस्या हो गई थी हीलियम वगैरह के लिए, तो ये देखा हमने। इसके बाद स्पेस स्टेशन में क्या रहता है, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो स्पेस स्टेशन जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है। 28,000 से, मतलब पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है ना, ये 1000 से लगा रहा है, 28,000 किलोमीटर के आसपास से ये है। इस गति से 24 घंटे में 16 बार ये सूर्यास्त और सूर्योदय देख लेता है। क्यों सूर्यास्त सूर्योदय चक्कर इतनी जल्दी लगा लेता है ये 90 मिनट में, तो इस गति से ये 24 घंटे में 16 बार इसके लिए सूर्यास्त होता है और सूर्योदय हो जाता है। तो ये बस इंपॉर्टेंट था। बाकी ये बना कब था, तो 98 में लॉन्च हुआ था, 2000 से इसमें मानव जा रहे हैं। सुनीता विलियम लौट के आ गई हैं। उसके बाद लैंडिंग प्रक्रिया वगैरह के बारे में हम देख चुके हैं ये। तो फ्लोरिडा के तट पर ये समुद्र उतारा गया था। फ्लोरिडा कहाँ पे है, तो अमेरिका अगर हम देखें, उत्तरी अमेरिका वाला एरिया, तो उत्तरी अमेरिका में इस एरिया में एक है फ्लोरिडा तट, तो यहीं पे ना उतारा गया है। तो ये हमने आज इसमें 2 दिन की करंट देखी, 18 और 19 जो